हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम कर रहे हैं अपने कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2023 पेपर के पार्ट थर्ड को। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू द चैनल एंड वॉच द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और आज हम पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि पहले आपको हर एक क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है मेरे साथ। ठीक है, पहले आपको खुद सॉल्व करना है और ऑनेस्टली कमेंट करके बताना है कि आपका इन 10 क्वेश्चंस में से कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तभी हमें आपके प्रिपरेशन लेवल का पता चल पाएगा और उस हिसाब से फिर एज पर योर डिमांड हम कंटेंट लेके आते रहेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ CUET 2023 says identify the correct statement। ठीक है, फ्लोज और स्टॉक की बात हो रही है, फ्लोज और स्टॉक्स की बात हो रही है। फ्लोज वेरिएबल क्या है? फ्लोज आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इतनी चीजें तो हमें पता है, इतनी बेसिक चीजें हमें पता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं यार, क्या है ये? फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही यार। बी, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, ये भी सही है। फ्लोज आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, गलत बात, गलत बात, गलत बात। ठीक है, तो ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ CUET 2023 says आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी। मनी क्यों लाया गया और मनी से पहले क्या था आप ये बताओ? बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज ना। और प्रॉब्लम किस चीज की थी यार? एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी ना, कि हमें अगर वहां पे सबसे जरूरी चीज क्या थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए थी। अगर हमारे पास कोई चीज है जो जिसके बदले में हमें कोई दूसरी चीज चाहिए, तो कोई ऐसा कस्टमर भी तो चाहिए जिसे हमारे पास जो चीज है उसकी वांट्स और उसकी डिमांड्स हो। तो प्रॉब्लम मीडियम ऑफ एक्सचेंज को सबसे पहले मनी को क्यों लाया गया? सबसे पहले तो प्रॉब्लम यार ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और वी कैन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कारण हमें लाया गया ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद अच्छा, इन केस अगर आपको दे दिया जाए कि भाई इन सब में करेक्ट हो सकता है ना, दे मे गो अहेड एंड आस्क वेदर जस्ट अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, दीज आर द रोल, ऑल ऑफ देम आर रोल ऑफ द मनी, राइट? तो अगर वो पूछ रहे हैं कि भाई इनको करेक्ट ऑर्डर में करो, फिर क्या करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो यार ये हमारा, ठीक है, क्लियर। देन वी कैन से मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर रहा है। देन वी कैन से यूनिट ऑफ अकाउंट एंड देन मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, बट हमारे केस में सिर्फ यार सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ मनी क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Okay, question number 23 of CUET 2023, identify the rate at which RBI gives loan to the commercial bank। बच्चों वाली सवाल है, 1000 बार आपने पढ़ रखा है और 1000 बार पढ़ लिया तो 1000 एक बार और पढ़ लो यार। किस रेट पे RBI लोन देती है? बैंक रेट, क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिटेल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आप एक बार चेक करेंगे। रेपो रेट, ठीक है, अरे रेपो रेट अलाउज फॉर रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, रीपर्चेज रेट भी रेपो रेट को कहते हैं। ठीक है, दे मे गो अहेड एंड आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द रीपर्चेज रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट को ही हम रीपर्चेज रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट आपको पता है यार, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स विद इन द कंट्री। ठीक है, ये आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following transaction are made due to some reason other than to bridge the gap in balance of payment? Autonomous transaction. Clear है? Option number 1 is the correct answer. Okay, question number 25. In which economic analysis do we study the different mechanism function in solving central economic problem को solve करने के लिए कौन से एनालिसिस के अंदर हम इस चीज को पढ़ रहे होते हैं? देखो ये दोनों तो नहीं हो रहा, माइक्रो मैक्रो, और ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। अगर आपके ऑप्शंस में
मान लो इस साल क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चन, और अगर ऑप्शन के अंदर ये दोनों ही है देन आपको दोनों ही सिलेक्ट करके आना। इफ देयर इज इन ऑप्शन, अगर यहाँ पे ऑप्शन में मान लो बोथ 3 and 4 होता तो आपको ये सिलेक्ट करना था, ठीक है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, किसी एक को ही सिलेक्ट करना है यार, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन इन सॉल्विंग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं वेदर द सेलेक्टेड एनालिसिस इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखो आपका एनसीईआरटी का प्रॉपर लाइन बाय मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप एक बार चेक करोगे, ठीक है। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे फंक्शन कर रही है। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट, वेदर दिस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। तो मतलब पॉजिटिव के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे फंक्शन कर रही है, और नॉर्मेटिव के अंदर हम क्या देखते हैं कि whether these mechanism are desirable or not, ठीक है। The positive and normative issues involved in the study of central economic problem are very closely related, ठीक है, to each other, and a proper understanding of one is not possible in isolation to। बहुत ही closely related है दोनों, ठीक है। अगर एक के absence में दूसरे को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ना, कई बार आप गलत कर देते हो, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बहुत ही बेसिक आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, ठीक है। ऐसी स्लोप्स डाउनवर्ड, बिल्कुल जी, ये है ना आपका इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड, ठीक है। आईसी इज कनकेव टू द ओरिजिन, नो 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 नो, it is convex to the origin, it is convex to the origin। higher the IC higher level of satisfaction, बिल्कुल जी, अगर हम हायर IC पे हैं तो ये हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा, क्योंकि हम मोर ऑफ गुड्स X एंड मोर ऑफ Y कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। 2 ICs आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल हो सकता है यार, पैरेलल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूट के केस में हो ही सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के केस में भी हो सकता है। एक दो प्रॉपर्टीज और है कि 2 ICs कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज को, ठीक है। एल्दो इंडिफरेंस कर्व आपके सिलेबस में नहीं है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आता है तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन था, तो ये सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको पता है यार, कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्लियर है ये चीज? अच्छा, कैसे होता है आपको पता होना चाहिए यार। कंजम्पशन प्लस सेविंग 1 होता है, ये चीज आपको पता है ना। एवरेज कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, ये तो है। अगर इनकम में से हम कंजम्पशन हटा दे तो जो बचता है उसे हम सेव करते हैं, या फिर ये कह कि इनकम में से सेविंग हटा दे तो जो बचता है वो कंज्यूम करते हैं। तो दोनों का प्लस इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। और अगर हम मैं तीनों को वाई से डिवाइड कर दूं, क्या हो रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली यार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही तो कर सकते हैं। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन, क्लियर है? कुछ नहीं करा, बस हमने चेंज के फॉर्मूले से लिख दिया। क्या है ये, एमपीसी नहीं है क्या, पीसी प्लस एमपीएस, ये एस की जगह पे 8 हो रहा है, आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ CUET 2023, और ये क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पता होना चाहिए आपको सबसे फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 29, एज पर द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की बात है, NEP की बात हो 1991 वाली, ठीक है। एग्रीकल्चर पॉलिसीज मेनली ओरिएंटेड टुवार्ड्स एक्सपोर्ट्स,
देयरफॉर द फार्मर्स फोकस्ड ऑन फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है, अभी देखो याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा बस बेसिक सेंस यूज करना है। ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स, हमें एक्सपोर्ट्स करना है। क्यों? हमें पैसे चाहिए, बहुत सारे फॉरेन से पैसे, उस समय इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी, तो हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, तो हमें कौन से ऐसे क्रॉप्स को बढ़ावा देना है जिसके कारण हमारा जो कैश जो है, इनकम जो है वो बढ़े। डेफिनेटली यार कैश क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे फाइनेंसेस को ठीक कर पाए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? ठीक है, नहीं पता? 100% पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये बताओ कि अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन बिल्कुल नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब आप कहोगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन ये क्या चीज़ है? तो यार नीति आयोग किसे हटा के लाई गई? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को हटा के तो नीति आयोग लाई गई, तो नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली यार, ये सही है। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप ये बताओगे कि फाइनेंस कमीशन के अभी के चेयरमैन कौन है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? और ये भी बताओगे कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, दे माइट गो अहेड एंड आस्क व्हाट हु वाज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड व्हिच फाइनेंस कमीशन इज करंटली गोइंग ऑन। ठीक है, अब ये दोनों चीज बताओगे। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अगले पार्ट के साथ। आप कमेंट में बताओगे कि आपका कितना आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।